मोदी जी के पास हर चीज का सॉल्यूशन है। पीएम मोदी जैसा कोई नहीं। मोदी ने न्यू इंडिया बनाया है। पीएम नंबर 1। एक समय हुआ करता था देश में जब दूरदर्शन पर रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस इलेक्शन की डिबेट करते थे न्यूज चैनल पर साथ में बैठकर। सही पकड़े हैं। दोनों को अपनी बात रखने का अधिकार था। क्या आज के दिन दूरदर्शन ऐसा कर सकता है? आज तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि टीवी एंकर्स खुद बीजेपी स्पोक्स पर्सन बने बैठे हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। जनता के बिहाफ पर सरकार से सवाल करने की जगह वो सरकार को ही डिफेंड करते हैं और इतना डिफेंड करते हैं कि वो बढ़ती बेरोजगारी के लिए युवाओं को जिम्मेदार ठहराना भी शुरू कर देंगे। बात तो सही है। और अगर आपने इलेक्शंस में किसी ऑपोजिशन पार्टी को जिता दिया तो जनता को ही गालियां देना शुरू कर देंगे। और जनता ने राष्ट्रीय मुद्दों और बीजेपी को नकार दिया। जब हम वोट डालेंगे तो वोट इस चीज पर डालेंगे कि मुफ्त में कौन कौन सी चीज कहां पर लगी हुई है। ये झूठ बोल रहा है। न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को ही देख लीजिए। ये अव्वल दर्जे का बेशर्म इंसान है। वैसे तो इसका नाम अमन है जिसका मतलब शांति होता है, लेकिन इसको अशांति फैलाने के लिए एनबीडीएसए के जाने कितने नोटिस मिल चुके हैं। फाइन भी लग चुके हैं इस पर। अपने सेठ मुकेश अंबानी का नाम ये मिट्टी में मिला रहा है, लेकिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मुकाबले में ये पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि एफआईआर का डर होता है। सही पकड़े हैं। राजस्थान में हो रही मंदिर की डिमोलिशन को लेकर अमन चोपड़ा ने फेक न्यूज फैलाई थी। अपने प्रोग्राम में इसने कहा कि कैसे मस्जिद के गेट को जब बुलडोजर ने तोड़ा जहांगीरपुरी में, तो राजस्थान में उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने बदला लिया राजस्थान में एक मंदिर को तोड़कर। कब हो गया ये? यही झूठी खबर बीजेपी राजस्थान ने भी फैलाई थी। कई मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस ने इस बात को फैक्ट चेक किया था और इसे झूठा साबित कर दिया था, जैसे कि क्विंट ने। क्या असलियत में इस मंदिर को पहले तोड़ा गया था और जब ये हुआ था तब म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी के मेंबर्स थे। जब ये बात सामने आई तो बीजेपी राजस्थान ने तो अपना ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन अमन चोपड़ा के खिलाफ 3 एफआईआर फाइल करी गई। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने के लिए, कम्युनल हार्मनी डिस्टर्ब करने के लिए। राजस्थान की पुलिस अमन चोपड़ा को अरेस्ट करने भी आई थी, लेकिन फिर यूपी की पुलिस ने इंटरवीन कर लिया और अमन चोपड़ा किसी तरीके से बचकर निकल गया। ये तो अभी ट्रेलर है। अर्नब गोस्वामी का भी यही हाल है। आपने खबर सुनी होगी महाराष्ट्र के पालघर में कि कैसे 2 साधुओं और उनके एक साथी की लिंचिंग हो गई थी। इसके पीछे कारण था सोशल मीडिया पर फैली अफवाह कि वो चाइल्ड किडनैपर थे। क्या? इसके चलते पुलिस ने 101 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया था, लेकिन इसके एकदम बाद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक झूठा मैसेज फैलाया जाता है। ये कहा जाता है कि इन साधुओं को तो एक्चुअली में मुस्लिम्स ने मारा। कब हो गया ये? उस वक्त के होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने ये बात क्लैरिफाई भी करी थी कि 101 लोगों को जिनको अरेस्ट किया गया उनमें से एक भी मुस्लिम नहीं था। बात तो सही है। लेकिन इस झूठ को रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने बेशर्मी से अपने चैनल पर फैलाया। क्या बात कर रहे हैं? Of the killing of 2 Hindu sadhus wearing saffron clothes easily identifiable, she insists this is not communal at all. Does it make any sense to you? रुको जरा। नतीजा ये हुआ कि अर्नब के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी गई। सेम कहानी है अमीश देवगन की। न्यूज 18 के एक और एंकर, इन्होंने बहुत ही गंदी भाषा का इस्तेमाल किया सूफी सेंट ख्वाजा मोइनुद्दीन के खिलाफ। सही पकड़े हैं। बाद में एक अपॉलॉजी भी ट्वीट करी थी ये कहते हुए कि एक्चुअली में अलाउद्दीन खिलजी की बात करना चाह रहे थे, लेकिन बाय मिस्टेक इनके मुंह से ख्वाजा मोइनुद्दीन निकल गया। अच्छा, हमको सिखा रही है। लेकिन इस चीज को लेकर इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करी गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्हें ट्रायल फेस करना होगा। अभी और सुनिए। एक और एग्जाम्पल देखो, सुधीर चौधरी जब ये जी न्यूज पर काम करते थे, एक बड़ा ही नॉनसेंस फ्लो चार्ट व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था, जिसमें एक झूठी थ्योरी दिखाई जा रही थी कि कैसे अलग अलग तरीके के जिहाद होते हैं। जूम करो। हार्ड जिहाद, सॉफ्ट जिहाद, कट्टर जिहाद, वैचारिक जिहाद है, इकोनॉमिक जिहाद, आर्थिक जिहाद, हिस्ट्री जिहाद, बोल मीडिया जिहाद। सुधीर ने बड़ी बेशर्मी से इस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ को अपने टीवी प्रोग्राम पर दिखाने की कोशिश करी, लेकिन नतीजा इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो जाती है इसको लेकर। तो गोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की, रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। युवाओं को बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, आम जनता को मुफ्तखोर बताते हैं, किसानों को खालिस्तानी बताते हैं। सही पकड़े हैं। एनडीटीवी आखिरी टीवी चैनल था जो हिम्मत करता था सरकार से सवाल करने की। अल्टीमेटली उसे भी प्रधानमंत्री मोदी के दोस्त गौतम अडानी ने खरीद ली। अगर क्यों? आज के दिन टीवी न्यूज का पूरी तरीके से अंतिम संस्कार हो चुका है देश में। सरकार जनता के पैसे से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर इन टीवी चैनल्स को बहुत सारा पैसा देती है और ये टीवी चैनल्स जनता की ही आवाज को दबाने का काम करते हैं। जनता माफ नहीं करेगी। अगर असली खबरें आप तक पहुंचे ही ना तो क्या आप फ्री और फेयर तरीके से डिसाइड कर पाओगे किसे वोट देना है? 77 दिन तक मणिपुर जलता रहा, टीवी चैनल्स पर कोई स्पेशल रिपोर्ट नहीं की गई। शर्म करो शर्म।
रिसेंटली सीएजी ने 12 रिपोर्ट्स प्रेजेंट करी थी जिसमें ढेर सारी इरेगुलरिटीज देखने को मिली और करप्शन के इंस्टेंसेस देखने को मिले सरकारी डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज में। क्या? एनडीटीवी इतने सालों से एक बड़ा न्यूज चैनल रहा था, लेकिन आज तक नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं हुई थी एनडीटीवी को इंटरव्यू देने की। लेकिन अब जब अडानी ने एनडीटीवी को खरीद लिया है, अब एनडीटीवी को इंटरव्यू दे रहे हैं। कंपनियों का भी यही हाल है देश में दोस्तों। कोई कंपनी चंदा देगी तो उसे धंधा मिल जाएगा, चाहे नकली दवाइयां पास करानी हो। एक बार पुल गिरने के बावजूद भी दोबारा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। इनकम टैक्स की रेड से मिले हुए नोटिस वापस हो जाएंगे। ये तो धोती खोल रहा है। अडानी तो पुराने साथी हैं, उन्हें एयरपोर्ट से लेकर कोयला सब मिला। हिटलर के लिए अपने समय में लेनी राइफेनस्टाल जैसे प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर थे। आज विवेक अग्निहोत्री और सुदीप्तो सेन जैसे गोदी फिल्म मेकर हैं जो दुनिया भर का झूठा प्रोपेगेंडा बनाते हैं। सही पकड़े हैं। दूसरी तरफ गोदी मीडिया है जो इनकी तारीफ करेगा, अपने चैनल पर रोज मोदी 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 का गाना गाता रहेगा। उन्हें सरकारी विज्ञापन मिलेंगे, उनके साथ मोदी जाकर इंटरव्यू करेंगे तो लेने के देने पड़ गए। सुशांत सिन्हा जैसे जोकर बता रहे हैं कि इस इंटेलिजेंस ऑफिसर अजय सान्याल का किरदार अजीत डोभाल से प्रेरित है। अजय सान्याल के गेटअप में माधवन के किरदार में लोगों को मौजूदा वक्त में भारत के एनएसए अजीत डोभाल की साफ साफ झलक दिख रही है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? लेकिन क्या अजीत डोभाल खुद इस बात को लेकर सहमत होंगे कि ऐसा निकम्मा किरदार उनसे प्रेरित है? एक बार दोस्तों अपने दिमाग से कांग्रेस बीजेपी निकालकर सोचो, क्या अगर आप इंटेलिजेंस ऑफिसर होते तो क्या ऐसे बिहेव करते? एक बार के लिए मान लेते हैं कि आपको सरकार के ऊपर डाउट है, तो क्या आप हाथ पे हाथ धरकर बैठ जाओगे? क्या अपनी तरफ से आप आखिरी कोशिश नहीं करोगे अपने देश को बचाने की? ये बड़ी अच्छी बात कही है। लेकिन आज कौन बचाएगा देश को? मीडिया को खरीदा जा चुका है, हर इंस्टीट्यूशन कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, ऑपोजिशन लीडर्स का अरेस्ट किया जा चुका है। बचा कौन? बचे हम लोग, देश के लोग। बात तो सही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम हैं आखिरी उम्मीद। जैसे इमरजेंसी के समय में लोगों ने भारी संख्या में अपनी आवाज उठाई थी और उसके बाद जो इलेक्शंस हुई उसमें इंदिरा गांधी को हरा दिया था, क्या? उसी जज्बे से आज देश की जनता को इस अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। अगर आप भारत माता की जय कहते हो तो भारत माता को बचाने के लिए तैयार भी रहो। शाबाश बेटा। अगर गांधी जी, भगत सिंह, नेताजी बोस की रिस्पेक्ट करते हो तो उनके जैसा जज्बा भी लेकर आओ। जो आजादी उन्होंने अपना खून पसीना बहाकर दिलवाई है, उस आजादी की रक्षा करना, इंडियन डेमोक्रेसी को बचाना हमारा धर्म। इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान अब से अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक समझे। ये जिम्मेदारी अब हम सबकी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हाल ही में एक झूठी प्रोपेगेंडा फिल्म आई थी केरला स्टोरी नाम से। इस फिल्म में कहा गया था 32,000 हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों ने केरला से जाकर आईसिस को ज्वाइन किया। रुको जरा। झूठ पकड़े जाने के बाद फिल्म बनाने वाले लोगों ने खुद कहा कि इनके पास कोई सोर्सेज नहीं थे अपने क्लेम को बैकअप करने के लिए। 32,000 एक झूठा नंबर था और असली फिगर यहाँ पर सिर्फ 3 था। अरे साला। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस झूठे नफरतखोर प्रोपेगेंडा को प्रमोट किया अपनी इलेक्शन स्पीच में। क्या बात कर रहे हैं? आतंकी साजिश पर बनी फिल्म ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। अभी बता दे भाई, अभी बता दे। मैं बार बार पीएम मोदी को कहता हूं थोड़ी मर्यादा रखिए, क्योंकि आपकी हरकतें देखकर हमें सेकंड हैंड एम्बैरेसमेंट फील होती है। लोग जानते हैं कि लोकतंत्र कितना खतरे में है लेकिन फिर भी कुछ लोग यहाँ अपना वोट बदलने को राजी नहीं है। वोट अभी भी मोदी को ही देंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ सरकार की ये पालतू एजेंसीज अपनी विच हंटिंग करती हैं, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी आईटी सेल और इनका गोदी मीडिया काम करता है जनता को बहकाने का। सही पकड़े हैं। क्योंकि सिर्फ विच हंटिंग करके काम नहीं बनेगा, दूसरी तरफ लोगों को भी तो ब्रेन वॉश करना है ना कि ये लोग आतंकवादी हैं, एंटी नेशनल है, इसलिए जो हम विच हंटिंग कर रहे हैं वो जस्टिफाइड है। अरे साला। इसी रीजन से इनका गोदी मीडिया और बीजेपी आईटी सेल लग जाता है कैरेक्टर असैसिनेशन के काम में। इसके लिए इनके कुछ लोग फर्जी खबरें फैलाने पर फोकस करते हैं तो कुछ लोग एडिटेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लिप्स फैलाने पर फोकस करते हैं। का कारण नरेंद्र मोदी है। तो दूसरी तरफ कुछ लोग सीधे तौर पर इन्हें एंटी नेशनल, चाइनीज एजेंट या आतंकवादी ही घोषित कर देते हैं। शर्म है कुछ? और औकात देखो फिर इनके पेड ट्रोल्स की। जो इस प्रोजेक्ट को अपोज करे उसे ये चाइनीज एजेंट कह रहे हैं। मैं तो खुलकर कह सकता हूं कि मेरे में हिम्मत है चाइना के खिलाफ बोलने की। शाबाश बेटा। बॉयकॉट चाइना पर वीडियोस बनाए हैं, ट्रंप के खिलाफ कितने वीडियोस बनाए हैं, अमेरिका के खिलाफ बोला है, लेकिन इनके किसी भी एक बीजेपी के मंत्री में हिम्मत है चाइना या अमेरिका के खिलाफ बोलने की? गजब बेइज्जती है। चाहे ट्रंप हो या चाइना हो, जो भी इनसे ज्यादा पावरफुल होता है उसके पैरों पर गिर जाते हैं, जी हुजूर करने लग जाते हैं।
और बेचारे वो आदिवासी जो इनसे लड़ नहीं सकते, जो इनसे कमजोर हैं, उन्हें ये एक्सप्लॉइट करते हैं। छहबार पोर्ट की ही कहानी देख लो। ईरान में इंडिया ने अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक एक्सेस के लिए ये पोर्ट डेवलप किया था, लेकिन ट्रंप के दबाव में आकर मोदी सरकार ने छहबार से पीछे हटना शुरू कर दिया। गजब बेइज्जती है। सब देखकर इनका गोदी मीडिया, इनके गोदी यूट्यूबर्स और आईटी सेल, पूरा गोदी सिस्टम बुरी तरीके से बौखला गया। जो हमले मेरे ऊपर इन्होंने किए, जो बदनामी करने की कोशिश करी इन्होंने मेरी, वो भी नेक्स्ट लेवल की थी। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। किसी ने मुझे कुत्ता कहा, किसी ने कॉकरोच कहा, तो किसी ने बुली कहा, किसी ने एंटी नेशनल कहा, किसी ने कहा चाइनीज फंडेड है, तो किसी ने कहा ये तो पाकिस्तानी है। जाने कितने झूठे इल्जाम लगाए गए और कितने ही वीडियोस इन लोगों ने मेरे ऊपर बनाए। देखो किस हद तक ये चले गए मुझे बदनाम करने के लिए। बात तो सही है। ऊपर से जो रेगुलर वीडियोस इनके आ रहे हैं जहां पे मुझे इंसल्ट किया जाता है, कभी कुत्ता बोलकर, कभी कॉकरोच बोलकर, तो कभी बुली बोलकर। क्या बात कर रहे हैं? ऐसी हरकत इनके गोदी यूट्यूबर्स भी करते हैं। कुछ भी बेबुनियाद आरोप ये मेरे ऊपर लगा देंगे, कहीं से कहीं कोई कनेक्शन जोड़ देंगे और फिर सारी जिम्मेदारी मेरे सर पर आ जाती है। भाई इन्होंने तो ये आरोप लगाया है, अब मेरा डिफेंस क्या है? मतलब मैं यही काम रह गया मेरे पास, दिन भर बैठ के इनकी फेक न्यूज को ही बस्ट करते रहो। इधर ये झूठी खबर, उधर वो झूठा आरोप, मतलब हर हफ्ते मैं इनके झूठे आरोपों का ही जवाब देता रहूं। दूसरी तरफ लद्दाख में चाइना ने इंडिया की जमीन पर कब्जा कर लिया और गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी से चाइना का नाम तक नहीं लिया गया। क्या बात कर रहे हैं? और तो और सलमान खान की फिल्म मातृभूमि, जिसका नाम पहले बैटल ऑफ गलवान था, उसका नाम बदलवा दिया गया और उससे गलवान और चाइना के सारे रेफरेंसेस तक हटवा दिए गए। मगर क्यों? ये देखो क्या लिखा है। इसका कारण दिया गया कि चाइना को दुश्मन के तौर पर देखना ठीक नहीं होगा। साथ में ये तक रिक्वेस्ट की गई कि चाइना का नाम तक ही ना लिया जाए। इसका कारण नरेंद्र मोदी। इसके पीछे वजह थी कि चाइनीज मीडिया ने इस फिल्म का विरोध किया था और कहा था कि ये एंटी चाइना है। मतलब सोचकर देखो, जिस सरकार में हिम्मत नहीं है चाइना के खिलाफ एक फिल्म तक रिलीज होने देने की, वो सरकार चाइना को चोक करेगी। इस सबसे साफ पता लग जाता है दोस्तों कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ एक बहाना है। असलियत में दोस्तों ये डंका सिर्फ व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के चैनलों पर बज रहा है। फेक तस्वीरें फैलाई जाती हैं। ये देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पेज पर छापा है और उन्हें दुनिया की आखिरी उम्मीद का है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। इस तरीके से व्हाट्सएप माफिया इंडिया की इंसल्ट करवाता है दुनिया में। गोदी चैनलों पर और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी इन्होंने, वॉर रुकवा दी पापा। झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा को फैलाने में गोदी मीडिया और आईटी सेल के मजदूरों ने सालों का समय लगाया। लाखों व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स भेजे लोगों के फोन में। क्या बात कर रहे हैं? सबका सब एक ही दिन में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया इस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर ने। ट्विटर पर एक यूजर ने इस एआई से पूछा, क्या आरएसएस ने इंडिया की आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था? अभी मजा आएगा ना। तो इस पर ग्रॉक ने जवाब दिया, आरएसएस का भारत की आजादी की लड़ाई में ना के बराबर योगदान था। कुछ लोगों को ये बात हजम करनी काफी मुश्किल थी, तो बार बार काउंटर क्वेश्चन किया गया, लेकिन ग्रॉक ने जवाब हमेशा यही दिया। क्या? आरएसएस का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एब्सेंट रहना वेल डॉक्यूमेंटेड है और गोलवलकर ने स्वयं अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में ये स्वीकार किया था। सही पकड़े हैं। एआई यहां पर ठोस सबूत और सोर्सेस के साथ फैक्ट चेकिंग का काम कर रहा है। जब एक और यूजर ने पूछा कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा डरते हैं, तो उसने नरेंद्र मोदी का नाम लिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जब इससे पूछा गया कि भारत के सबसे कम्युनल नेता कौन है, तो इसने फिर से नरेंद्र मोदी का नाम लिया। गजब बेइज्जती है। इसने सावरकर के बारे में भी पूछने पर बताया कि अंग्रेजों से सबसे ज्यादा माफी मांगने वाले में विनायक दामोदर सावरकर का नाम आता है। बात तो सही है। वैसे अगर आम आदमी पार्टी से पैसे मिल रहे होते मुझे, तो खुद ही सोचकर देखो दोस्तों, क्या वो पार्टी एक्सपेक्ट नहीं करती कि जिस तरीके से गोदी इन्फ्लुएंसर्स नरेंद्र मोदी की चरण वंदना करते हैं, मैं भी इसी तरीके से रोज ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल के गुणगान करूं। अभी मजा आएगा ना। मैं भी कहूं कि केजरीवाल जी जैसे आप एनर्जी से बात करते हैं, काश उसकी 1% एनर्जी से मैं भी बात कर पाऊं। कि 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को। थैंक यू दोस्त। अरविंद केजरीवाल को मैं दिल्ली का पापा कहने लग जाऊं। अच्छा। Just to say father of the country is an analogy like a fatherly figure. कहूं कि ताल ठोक कर हमारे दिल्ली सीएम को डिफेंड करूंगा। सुनिए, ताल ठोक कर करूंगी देश के प्रधानमंत्री को डिफेंड। अर्नब की तरह वीडियो में पूछने लग जाऊं, केजरीवाल नहीं तो और कौन? मोदी वर्सेस हु? मोदी वर्सेस हु? अच्छा
मोदी वर्सेस हु? और अपने ट्विटर यूजर नेम पर लिख लूं केजरीवाल का परिवार और आम आदमी पार्टी के लिए वोट की अपील कर। लेकिन इतने सालों में दोस्तों क्या आपने मुझे ऐसा कुछ भी कहते हुए सुना? क्या बात है सर, क्या बात है सर। ये दोस्तों कि जब एक सेलिब्रिटी अपनी आवाज उठाता है उससे कितना फर्क पड़ सकता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि हमारे देश में ज्यादातर सेलिब्रिटीज हमेशा पावर के साथ खड़े रहते हैं, कभी भी लोगों के साथ नहीं। शर्म है कुछ? आपको किसान आंदोलन में याद होगा कैसे बड़े बड़े क्रिकेटर्स, एक्टर्स और बाकी सेलिब्रिटीज ने ट्वीट करके इंडिया अगेंस्ट प्रोपेगेंडा का हैशटैग चलाया था किसानों के अगेंस्ट। बात तो सही है। इन सेलिब्रिटीज ने कभी लोगों के इश्यूज पर, किसानों की मौत पर कोई ट्वीट नहीं किया, लेकिन सरकार के सपोर्ट के लिए हमेशा खड़े रहे। क्या बात कर रहे हैं? हाल ही में तो हालत इतनी खराब है कि प्रधानमंत्री के बर्थडे पर भी सारे सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स लाइन में लग जाते हैं एक टूल किट की तरह उन्हें बर्थडे विश करने के लिए। श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर बहुत शुभकामनाएं। आज आपका 75वां जन्म दिवस है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अच्छा, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको 75वें जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन कभी इन्हें स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पर बोलने के लिए बोल दो, E20 पेट्रोल पर बोलने के लिए बोल दो, लद्दाख प्रोटेस्ट पर बोलने के लिए बोल दो, इनका मुंह बिल्कुल चुप रहता है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। जुबीन ऐसे नहीं थे। जुबीन उन गिने चुने सेलिब्रिटीज में से थे जो हमेशा लोगों के साथ खड़े रहे और किसी भी अथॉरिटी के आगे नहीं झुके। सही पकड़े हैं। और यही कारण है दोस्तों कि आज जुबीन के लिए लाखों लोगों की भीड़ सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि एक्चुअली में लोग उन्हें सही मायनों में रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन ये झुकने वाले सेलिब्रिटीज जो पैसे और पावर के लालच में कभी गुटखा प्रमोट करते हैं तो कभी सरकारी ट्रोल बन जाते हैं। शर्म। कुछ सालों बाद कौन ही याद रखेगा? क्या लोगों के दिलों में सही मायनों में रिस्पेक्ट रहेगी इनको लेकर? ये लोग सत्ता के लालच में इतने पागल हो गए हैं कि इन्होंने देश के नाम को ही गाली देनी शुरू कर दी। देश के नाम पर ही इन्होंने डिवाइड एंड रूल खेलना शुरू कर दिया। शर्म है कुछ? कि लोगों को अभी तक तो बस हिंदू मुस्लिम में बांटते थे, अब लोगों को इंडिया और भारत के नाम पर भी बांटने लग जाओ, इसी चीज पर लोगों को लड़वाने लग जाओ। मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को? तुम्हारा आईटी सेल मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश करता है इंटरनेट पर, एंटी बीजेपी, एंटी मोदी के लेबल से लगाता है। रुको जरा। और अभी तक मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी वीडियोस मैंने बनाए हैं उनमें इशू बेस्ड क्रिटिसिज्म रहा है। जिस टॉपिक पर वीडियो था सिर्फ उसी टॉपिक को लेकर क्रिटिसाइज किया है सरकार को। बात तो सही है। जब कभी मुझे लगा कि थोड़े बहुत अच्छे काम किए हैं तुम लोगों ने तो उसकी तारीफ भी करी है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में हो, या सड़कें बनाने में हो, या गर्ल्स की मैरिजेबल एज बढ़ाने में हो। इनफैक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी मैंने तारीफ करी थी। रुको जरा, सब्र करो। लेकिन अगर ऐसी हरकतें रहेंगी तुम्हारी, देश के नाम को गाली कहोगे, देश के नाम को बदनाम करने के लिए फर्जी खबरें फैलाओगे, तो मैं खुलकर तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिशन ही करूंगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद से मुझे लगा कि कोई और कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा लोगों को जागरूक करने की। लेकिन ये कोशिश एक पहाड़ चढ़ने से भी मुश्किल थी। एक ऐसे दौर में जहां सभी टीवी चैनल्स गोदी मीडिया बन चुके हैं, हिंदी के ज्यादातर अखबार बिक चुके हैं, व्हाट्सएप माफिया तो लोगों के फोन में घुस चुका है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। एक यूट्यूब चैनल क्या ही कर लेगा इन सब चीजों के खिलाफ। लेकिन फिर भी मुझे लगा कुछ फर्क पड़े ना पड़े, अब बोलना जरूरी है। क्या बात है सर, क्या बात है सर।